इंसान की जिंदगी में वो दिन एक बहुत बड़ा दिन होता है जब उसके काम और उसके पेशे को दुनिया के सामने सराहा जाता है और उसके लिए उसे किसी अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। कबीर के लिए भी आज एक ऐसा ही दिन था। जर्नलिज्म की पढ़ाई के बाद ही उसने पहले छोटे मोटे अखबार, कुछ एजेंसीज और फाइनली देश के एक बहुत बड़े टेलीविजन नेटवर्क में बतौर चीफ एडिटर अपनी जगह अपने दम पे बनाई थी। अवार्ड फंक्शन में पूरे मुंबई के बड़े से बड़े लोग मौजूद थे। बिजनेस टाइकून्स से लेकर फिल्मों के सुपरस्टार्स तक, मीडिया मुगल से लेकर बड़ी से बड़ी टेलीविजन पर्सनालिटीज तक। आज सबके सामने कबीर को जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर का एक प्रेस्टिजियस अवार्ड दिया गया था। कबीर यूं तो एक नामी पर्सनालिटी था, अपने निजी जिंदगी में वो एक सहज और सादगी से भरा इंसान था। और इस बात का अंदाजा इस चीज से लगाया जा सकता था कि जब अवार्ड फंक्शन की उस रात बारिश से पूरी मुंबई सराबोर हो गई थी, उसने अपनी कार की जगह लोकल ट्रेन से घर जाना बेहतर समझा। शहर का एक जाना माना जर्नलिस्ट लोकल ट्रेन के फर्स्ट क्लास डिब्बे में सफर कर रहा था, और वो भी अपने अवार्ड के साथ। पर जैसे ही ट्रेन मुंबई सेंट्रल स्टेशन पहुंची, स्टेशन पर एक अनाउंसमेंट हुआ, यात्री कृपया ध्यान दीजिए, भारी बारिश के चलते चर्चगेट स्टेशन पर एक तकनीकी समस्या के कारण आज कोई भी ट्रेन मुंबई सेंट्रल स्टेशन के आगे नहीं जाएगी। ये अनाउंसमेंट सुनते ही कबीर को एक बहुत पुराना हिंदी मुहावरा याद आया, गरीबी में आटा गीला होना। कबीर का घर मरीन लाइंस की चीरा बाजार कॉलोनी में था और अब यहां से उसके पास घर पहुंचने का एक ही साधन था, मुंबई की फेमस काली पीली टैक्सी। वो फटाफट स्टेशन के बाहर आया, एक टैक्सी पकड़ी, टैक्सी वाले ने मीटर डाला और सवारी चल दी मरीन लाइंस की ओर। पर स्टेशन से बाहर निकलते ही मेट्रो के कंस्ट्रक्शन ने आगे का रास्ता जाम कर रखा था। ये देखते हुए टैक्सी ड्राइवर बोला, अरे साहब आप टेंशन मत लो, मैं शॉर्टकट से ले चलता हूं ना। ये सुनते ही कबीर ने टैक्सी वाले से पूछा, कमाटी पूरे वाले रास्ते से ले चलोगे क्या? ये सुनकर ड्राइवर मुस्कुराया और बोला, हाँ साहब, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं नहीं, चलो वहीं से चलो। टैक्सी वाले ने स्टीयरिंग घुमाया और गाड़ी मोड़ दी कमाठीपुरा की तरफ। वहां एंटर करते ही कबीर गाड़ी का शीशा थोड़ा नीचे गिराने लग गया और किसी बच्चे की तरह एक्साइटेड होकर बाहर देखने लगा। ये देखकर टैक्सी वाला बड़ा एक्साइटेड हो गया और बड़ी कुटिल सी मुस्कान के साथ कबीर से पूछा, क्या साहब आप भी? ये सुनकर कबीर भी मुस्कुरा दिया। टैक्सी वाला थोड़ा हड़बड़ी में था और जल्दी जल्दी में उसने गाड़ी एक बड़े से गड्ढे में गिरा दी और टैक्सी वहां खराब हो गई। आगे पीछे गाड़ियों की लाइन लग गई। टैक्सी वाला उतर के गाड़ी को गड्ढे से बाहर निकालने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी कबीर ने दरवाजा खोला और टैक्सी के बगल में एक खंबे पर कुछ लिखा देखा, कमाठीपुरा लेन नंबर 11 है, 400008, कमाठीपुरा लेन नंबर 11, 400008। ये नाम पढ़ते ही न जाने कबीर को क्या सूझी, वो टैक्सी से निकलकर अपना अवार्ड वहीं छोड़कर उस लेन की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। ये देखकर टैक्सी वाला उसकी तरफ भागा, अरे साहब कहां जा रहे हो, मेरे पैसे? कबीर ने बिना देखे उसे जेब से 100 का नोट निकालकर दे दिया। टैक्सी वाला वहां से चला गया, पर इधर कबीर ऐसे उस गली के अंदर आगे बढ़ रहा था मानो वहां कोई उसे मंत्रमुग्ध करके लाया हो। पड़ती बारिश, तंग सी गली, आसपास से लोग निकलते हुए और बगल में साड़ी पहने कुछ जवान और कुछ अधेड़ उम्र की औरतें चेहरे पर अजीब सा मेकअप होते हुए उसे देख रही थी, कुछ चीख चीख कर उसे बुला रही थी। कबीर कमाठीपुरा में घुस चुका था, देश का दूसरा सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया, जहां हर रोज न जाने कितने लड़के, कितने आदमी अपनी हवस, जिज्ञासा और न जाने क्या क्या मिटाने आते थे।
ये वो जगह थी जहां से शरीफ लोग अमूमन दूर ही रहते हैं, पर कबीर का इस जगह से एक बहुत पुराना नाता था और इस लेन में चलता हुआ कबीर गली के आखिर में चाल नंबर 23 के सामने टी स्टॉल पर जाके रुका और उस चाल को बड़े ध्यान से देखने लगा। वहीं पड़ोस की एक चाय की टपरी के आगे कबीर खड़े रह गया, मगर उसका पूरा ध्यान चाल को निहारने पर लगा हुआ था। टी स्टॉल पर खड़े सादिक ने कबीर से पूछा, क्यों भाई, क्या देख रहे हो इतने ध्यान से? किसी एक पर ही नजर है या पूरा नजारा देखना चाहते हो? ये सुनकर कबीर ने पूछा, मतलब? भैया मतलब यही कि अगर पूरा नजारा देखना है तो अंदर जाना पड़ेगा और किसी एक को चुनना पड़ेगा, पर अगर किसी एक पर नजर है तो हमें नाम या हुलिया बताओ, आपको डायरेक्ट वहां ले चलेंगे और सेटिंग करवा देंगे, पर उसका अलग से लगेगा, पहले ही बता दे रहे हैं। यह सुनकर कबीर ने उस आदमी की तरफ ध्यान से देखा और बोला, तुम रहीम चचा के पोते हो ना? यह सुनकर सादिक कुछ कहते कहते रुक गया और उसने कबीर से पूछा, क्या क्या कहा तुमने? अब कबीर मुस्कुराते हुए बोला, मैंने पूछा कि तुम रहीम चाचा के पोते हो ना? वही रहीम चचा जिनकी 3 बेगम थीं, 2 कानपुर में और एक यहां। तुम कौन सी वाली के पोते हो, कानपुर वालियों के यहां वाली के? यह सुनकर सादिक 2 सेकंड्स के लिए एक सोच में पड़ गया था। उसने अंदर से एक कुर्सी निकाली, कपड़े से साफ की और कबीर को बैठने के लिए बोला। सादिक को इस तरह सोच में पड़ा देख कबीर हंसता है और पूछता है, क्यों भाई, क्या देख रहे हो इतने गौर से? मानो कि चाय वाले के सवाल करने से पहले ही कबीर के पास उसके जहन में उठ रहे सवालों के सारे जवाब मौजूद थे और आखिर अपनी उत्सुकता को खत्म करते हुए सादिक ने सवाल दाग ही दिया, सर एक बात बताइए, मुझे इस चाय की टपरी पर काम करते करते कम से कम 15 साल हो गए, पर किसी भी अजनबी ने मुझसे मेरे मरहूम दादा रहीम मियाँ के बारे में कोई सवाल नहीं किया। लोग यहाँ सिर्फ एक ही मतलब से आते हैं, पर रहीम मियाँ को ढूंढता हुआ तो कभी कोई नहीं आया। हो न हो आपका इस जगह से गहरा नाता लगता है। ये सुनकर कबीर सादिक से कहता है, मेरा इस जगह से सिर्फ नाता नहीं, मेरी जिंदगी का वजूद ही यहां से है। ये सुनकर सादिक कबीर से कहता है, मैं कुछ समझा नहीं साहब। कबीर उसे उस चाल की दूसरी मंजिल के कमरा नंबर 5 की तरफ इशारा करते हुए कहता है, वो वहां कमरा नंबर 5, वहां ले चलोगे मुझे? ये सुनकर सादिक कहता है, अरे साहब वहां मत जाइए, आपको इससे बढ़िया। इतना सुनकर कबीर उसे बीच में ही रोक देता है और कहता है, नहीं, जो तुम समझ रहे हो वैसे नहीं है मेरे भाई, मुझे सिर्फ वो कमरा देखना है। सादिक के कुछ पल्ले नहीं पड़ता, वो कबीर को चल के अंदर ले गया। सीढ़ियों से होते हुए वो दोनों चाल की दूसरी मंजिल पर कमरा नंबर 5 के पास पहुंचे और वहां कदम रखते ही दरवाजा खुला। कबीर अंदर दाखिल हो गया। इधर बाहर सादिक अभी सोच में पड़ा हुआ था और अंदर अब कबीर के सामने अनारकली थी, पर कबीर अनारकली को छोड़ उस कमरे को बहुत ध्यान से ताक रहा था। ये देख अनारकली ने कबीर से सवाल कर ही डाला, साहब हाफ टाइम का 400 और फुल टाइम का 800, बोलो आपको कितना टाइम बैठने का है? ये सुनकर कबीर जवाब देता है, नहीं नहीं, मैं तो यहां सिर्फ ये कमरा देखने आया हूं। क्या कमरा देखने आया है? क्या येड़ा है क्या? ये कहकर अनारकली उसे कमरे से बाहर ढकेल देती है। बाहर आकर सादिक कबीर से पूछता है, अरे साहब अपुन आपका कुछ समझ नहीं आ रहा है। पहले नीचे मेरे दादा मरहूम की बात कर रहे थे, अभी इधर सिर्फ कमरा देखने आए हो, आखिर माजरा क्या है? ये सुनकर कबीर कमरे की एक खिड़की पर हाथ घुमाते हुए कहता है, बहुत साल पहले यहां एक छोटा सा लड़का था, अपनी मां को मर्दों के साथ सौदा करते हुए देखा करता था।
उसके कुछ समझ में नहीं आता था कि जब भी कोई आदमी दरवाजा खटखटाता था तो उसकी माँ उसे बाहर क्यों भेज देती थी, और जब दरवाजा खुलता तो कभी माँ किसी आदमी को देख मुस्कुराती थी, कभी किसी आदमी से झगड़ा करती थी, और कभी कभी तो उसकी माँ के चेहरे पर मार के निशान भी होते थे, जिसे देख के छोटे से लड़के का गला भर आता था। ये सुनकर सादिक कबीर से पूछता है, और वो लड़का? हाँ हाँ हाँ, मैं ही हूं वो लड़का सादिक। मेरी माँ यहां धंधा करती थी, और एक रांड की औलाद मेरे लिए सिर्फ एक गाली नहीं, ये मेरी हकीकत है सादिक।